बताते हैं झूठ जो उनको दिखाना होता है। कुछ लोग दिखाते हैं सच, सिर्फ वो जो वो दिखाना चाहते हैं, अर्थात आधा सच। मैं दिखाऊंगा आपको पूरा सच। देखते रहिए सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज, सबसे आगे। नमस्कार, रफ्तार न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। क्यों उन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाता था, आइए जानते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही वजह है कि उन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। अब बताते हैं इंदिरा गांधी का जन्म कहां और उनका नाम इंदिरा कैसे पड़ा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। उन्हें एक घरेलू नाम भी मिला था जो इंदिरा का संयुक्त रूप इंदु था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। पिता एवं दादा दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की संविधानता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो आर्थिक एवं बौद्धिक दोनों दृष्टि से काफी संपन्न था। यह उनका नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था, जिसका मतलब होता है क्रांति, लक्ष्मी एवं शोभा। इस नाम के पीछे एक वजह यह भी थी कि उनके दादाजी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें मां लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ति हुई है। क्या कारण था जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी कहते थे? इंदिरा के अत्यंत प्रिय दिखने के कारण पंडित नेहरू ने प्रियदर्शनी के नाम से संबोधित किया करते थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू स्वयं बेहद सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। इसी कारण सुंदरता उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम रोज गांधी से विवाह के बाद मिला था। इंदिरा गांधी को बचपन में भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। इसकी वजह यह थी कि 1936 में 18 वर्ष की उम्र में भी उनकी मां कमला नेहरू का तपेदिक के कारण एक लंबे संघर्ष के बाद निधन हो गया था और पिता हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहे। आइए नजर डालते हैं इंदिरा गांधी की शिक्षा के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू शिक्षा का महत्व काफी अच्छी तरह समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने पुत्री इंदिरा को प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया था। बाद में एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। 1934 और 1935 के बीच अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद 1937 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। बचपन से ही इंदिरा गांधी को पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, जो स्कूल के दिनों में भी जारी रहा।
इसका एक फायदा उन्हें यह भी मिला कि उनके सामान्य ज्ञान की जानकारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें देश दुनिया का भी काफी ज्ञान हो गया और वह अभिव्यक्ति की कला में निपुण होगी। विद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में उनका कोई सानी नहीं था। बावजूद इसके वह हमेशा ही एक औसत दर्जे की विद्यार्थी रही। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विषयों में वह कोई विशेष दक्षता नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर उन्हें बहुत अच्छी पकड़ थी। इसकी वजह थी पिता पंडित नेहरू द्वारा उन्हें अंग्रेजी में लिखे गए लंबे लंबे पत्र, क्योंकि पंडित नेहरू अंग्रेजी भाषा के इतने अच्छे ज्ञाता थे कि लॉर्ड माउंटबेटन की अंग्रेजी भी उनके सामने फीकी लगती थी। आइए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की शादी कब और किससे हुई। 1942 में इंदिरा गांधी का प्रेम विवाह फिरोज गांधी से हुआ। पारसी युवक फिरोज गांधी से इंदिरा की मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी, जो उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। बाद के दिनों में उन दोनों की मित्रता इस हद तक परवान चढ़ी कि उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया और इंदिरा गांधी ने अपना यह विचार पंडित नेहरू के सामने रख दिया। लेकिन पंडित नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि शादी सजातीय परिवार में ही होनी चाहिए। स्वयं उन्होंने भी अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का आदेश माना था। उन्होंने कई प्रकार से इंदिरा को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन इंदिरा की जिद कायम रही। तब कोई भी रास्ता निकलता न देखकर नेहरू जी ने अपनी हामी भर दी। शादी के बाद 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। शुरुआत में तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक रहा, लेकिन बाद में उसमें खटास आ गई और कई सालों तक उनका रिश्ता हिचकोले खाता रहा। इसी दौरान 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई हुई थी, तब फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। आइए अब आपको बताते हैं इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कैसे बनी। इंदिरा गांधी को परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई थी। 1941 में ऑक्सफोर्ड से भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। सन 1947 के भारत विभाजन के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करते तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का यह पहला मौका था। धीरे धीरे पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया। 42 वर्ष की उम्र में वह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई। इस पर कई आलोचकों ने दबी जुबान से पंडित नेहरू को पार्टी में परिवारवाद फैलाने का दोषी ठहराया था। फिर 23 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद इंदिरा चुनाव जीतकर सूचना और प्रसारण मंत्री बन गई। अब आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी कब और कैसे भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद वे लगातार 3 बार और फिर चौथी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1980 में वह एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी और 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे क्या कारण था। गांधी के बाद के वर्ष पंजाब समस्याओं से जर्जर थे। सितंबर 1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाले का अलगवादी सिख आतंकवादी समूह सिख धर्म के पवित्रतम तीर्थ हरिमंदिर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों को
उपस्थिति के बावजूद गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के एक प्रयास में सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। सैन्य और नागरिक हताहतों की संख्या के हिसाब में भिन्नता है। सरकारी अनुमान है 4 अधिकारियों सहित 79 सैनिक और 492 आतंकवादी। अन्य हिसाब के अनुसार संभवतः 500 या अधिक सैनिक एवं अनेक तीर्थ यात्रियों सहित 3000 अन्य लोग गोलीबारी में फंसे, जबकि सटीक नागरिक हताहतों की संख्या से संबंधित आंकड़े विवादित रहे। इस हमले के लिए स्वयं एवं तरीके का निर्वाचन भी विवादास्पद है। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से 2 थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। दोनों सिख अक्टूबर 1984 को वे अपनी सेवा हथियारों के द्वारा सफदरगंज रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या की। वो ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को आयरिश टेलीविजन के लिए एक वितरचित फिल्माने के दौरान साक्षात्कार देने के लिए सतवंत और बेअंत द्वारा पहरारत एक छोटा गेट पार करते हुए आगे बढ़ी थी। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेअंत सिंह ने अपने बगवाले शास्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह ने एक स्टेन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। उनके अन्य अंगरक्षकों द्वारा बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और सतवंत सिंह को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल उस वक्त के सरकारी हिसाब 19 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती है तथा कुछ बयानें 21 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती है। उनका अंतिम संस्कार 9 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई। उनके मौत के बाद नई दिल्ली के साथ साथ भारत के अनेकों अन्य शहरों जिनमें कानपुर, आसनसोल और इंदौर शामिल हैं में सांप्रदायिक अशांति घिर गई और हजारों सिखों के मौत दर्ज किए गए। गांधी के मित्र और जीवनीकार पुपल जयकार ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू करने से क्या घटित हो सकती है, इस संबंध में इंदिरा के तनाव एवं पूर्ण धारणा पर आगे प्रकाश डाली है। 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल, 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। बावजूद इसके रूसी क्रांति के साल में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 में युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के नीतिगत और समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें अपने ही अंगरक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वह देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। जैसे कि आप जानते हो कि हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपको किसी न किसी शख्सियत के जीवन के बारे में बताते हैं। हम फिर किसी और शख्सियत के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहे रफ्तार न्यूज़। कुछ बताते हैं झूठ जो उनको दिखाना होता है, कुछ लोग दिखाते हैं सच, सिर्फ वो जो वो दिखाना चाहते हैं, अर्थात आधा सच। मैं दिखाऊंगा आपको पूरा सच। देखते रहिए सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे।